हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज इनकम फ्रॉम सैलरी का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम ऑफ सैलरी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट सम एंड थोड़ा सा नए नए कंसेप्ट इसमें आपको सीखने हैं, जो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते देखते क्वेश्चन क्या दिया है। वी रिटायर्स फ्रॉम जी लिमिटेड पुणे ऑन October 31st 21 आफ्टर 18 years and 8 months of service. At a time of retirement, his employer pays a gratuity of rupees 60,000. His average monthly salary of preceding 10 months is 4,200. He also received a pension of 1,000 per month, but on December 1st, 21, he gets 70% of his pension commuted for rupees 35,000. In addition, he received the following monthly emolument from G Limited. Basic pay 4,600. House rent allowance 600. Rent paid is 850 per month. Exam as per rule is equal to the excess of rent paid over 10% of salary. Entertainment allowance rupees 600 per month up to 31st March 2003. It was rupees 1200 per year. Repayment of recognized provident fund contribution to employees 10% of the salary. Determine the taxable amount of salary of Mr. आर लिखा है यहाँ पे, बट वहां पे आना चाहिए वी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। वो आर जो लिखा है वहां पे करेक्शन होगा, वहां पे आ जाएगा वी। चलिए ठीक है, छोटा सा एक सम है बट कंसेप्ट थोड़े बड़े बड़े। पहले तो जो बंदा है वो रिटायर हो रहा है, कभी रिटायर हो रहा है 31 अक्टूबर को। एक कैलेंडर बना लेता हूं आपका प्रीवियस ईयर का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। चालू होगा 21 में और खत्म होगा 22 में। ये आपका प्रीवियस ईयर है, बराबर है हर्ष। अब ये बंदा रिटायर कब हुआ? रिटायर हुआ पहले लाइन पे दिया है 31 अक्टूबर। भाई यहां पे वो रिटायर हुआ, तो इसका मतलब यहां तक वो जॉब कर रहा था तो उसे मिलेगा सैलरी, और यहां से उसका चालू हो जाएगा पेंशन। इतना लॉजिक बैठ गया दिमाग में। रिटायर होएगा तो उसे ग्रेच्युटी भी मिल सकता है, रिटायर होगा लीव सैलरी भी मिल सकता है, रिटायर होगा प्रोविडेंट फंड भी मिल सकता है। रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी चीजें मिल सकती है, वो रिटायरमेंट के बाद होता है, रिटायरमेंट के पहले नहीं। लेकिन अगर रिटायरमेंट के पहले मिलता है आदित्य, इसका मतलब वो जो भी मिला है सब टैक्सेबल है। रिटायरमेंट के पहले इसमें से कोई भी बेनिफिट वो ले रहा है, मतलब इट इज फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट, फिर वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, कोई भी नहीं। क्लियर? आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन आप रिटायर हो जाते हो और आपको अगर पैसा मिलता है केशव, पेंशन का, ग्रेच्युटी का, लीव का, प्रोविडेंट फंड का, कोई भी पैसा मिलता है रिटायरमेंट के बाद, तो आपको एग्जम्पशन मिलता है। ठीक है, जरा ध्यान से क्या दिया है। तो ये भाई रिटायर हुआ आफ्टर 18 years and 18 months of service। कहीं पे भी ऐसा वर्ड नहीं दिया ही इज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट, ऐसा बोला है क्या? बट इसे ग्रेच्युटी रिसीव तो हो रहा है। ओके, अब मैं बेसिक पहले स्टार्ट करूंगा, बेसिक पगार से। बेसिक सैलरी, व्हाट इज दिस बेसिक सैलरी? तो इसका बेसिक सैलरी कितना दिया जरा देखो, 4,200 प्रीसीडिंग। पिछले 10 महीने में उसका पगार 4,200 था, बट उसका 4,200 पगार अभी नहीं है। उसका पगार कितना है जरा चेक करो, तो वहां पे दिया है द बेसिक पे वॉज रुपीज 4,600। देखो, ही रिसीव द फॉलोइंग मंथली एनवॉल्वमेंट फ्रॉम जी लिमिटेड, बेसिक पे वॉज 4,600। तो कितने महीने का मिलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने के लिए। इसका बेसिक पगार कितना रहेगा? 4,600 इंटू 7, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? कितना?
32,200। बेसिक सैलरी समझ में आया? 4,200 क्यों नहीं लिखा? वो एवरेज सैलरी है 10 महीने का। एवरेज सैलरी का मतलब हो सकता है इसका सैलरी फ्लक्चुएट होता रहेगा, इसके पहले इसके मंथ में उसका कुछ और पगार रहेगा, तो यहाँ पे 7 महीने का, इसके पहले के 3 महीने में उसका पगार कुछ और रहेगा, वो अपने को मालूम नहीं है। अपने को सीधा सीधा 10 महीने का एवरेज सैलरी दिया है। बात समझ में आ? और 10 महीने का एवरेज सैलरी है 4,200। सर ये क्यों दिया है? आपको पता चलेगा क्यों दिया है। यहां तक तो क्लियर है? पक्का? चलिए ठीक है, अब बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है? हाउस रेंट अलावेंस मिला है 600 रुपए पर मंथ। HRA 600 इंटू कितने मंथ्स का है भाई? 7 मंथ्स के लिए, तो 600 इंटू 7 4,200 लेस एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(13)(a। याद आया भाई? हाउस रेंट अलाउंस 10(13) है, इसके पहले भी किया है। एग्जाम कितना होगा? तो उसने बोला है कि भाई 850 रुपया रेंट वो भरता है, कंपनी से कितना मिल रहा है? 600, बट वो पे कितना कर रहा है? 850। तो कोई इनकम हुआ क्या? नहीं। बट क्वेश्चन में आगे दिया क्या है? एग्जाम रेंट पेड इज 850 पर मंथ, बट एग्जाम कितना है? तो एग्जाम एज पर रूल कहा गया है, एग्जाम एज पर रूल इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। 10% सैलरी के ऊपर जितना भी उसने पे किया है वो एग्जाम्प्ट होगा। 10% सैलरी का जो भी आएगा, जितना भी आएगा, उसके ऊपर जो भी भरेगा वो एग्जाम्प्ट है। तो समझ नहीं रहा है। पगार बंदे का कितना है? 4,600, सॉरी 4,600, 4,600 ये ना। इसका 10% निकालो, कितना आता है? इंटू 7 करो, बराबर है। इसका 10% सैलरी का निकाला। 10% सैलरी का कितना है? 460 इंटू 7 करोगे, कितना आ रहा है? 3,220 रुपया आ रहा है। हाँ या नहीं? उसने बोला क्या है? एग्जाम्प्ट कितना होगा? तो एग्जाम के बारे में उसने क्लियरली बोला है, द एग्जाम्पशन विल बी, जो भी वो रेंट पे कर रहा है। अभी वो रेंट कितना पे कर रहा है मालूम है? 850 रुपए। कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। 850 इंटू 7 करो, कितना आता है? 5,950। इतना पे कर रहा है। और 10% पगार का कितना है? 3,220। 10%, ये 10% ये ना, जरा माइनस कर दो 10% इसमें से। 3,220 माइनस कर 2,730। अभी उसने क्लियर क्या बोला है? एग्जाम्प्ट कितना होगा? तो एग्जाम्प्ट के बारे में बोला उसने, द एग्जाम्प्ट विल बी इक्वल टू एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ द सैलरी। एग्जाम्प्ट विल बी इक्वल्स टू रेंट पेड ओवर 10% ऑफ द सैलरी। 10% सैलरी के ऊपर कितना भर रहा है? 2,730 भर रहा है ना। तो ये क्या मिलेगा? एग्जाम्पशन मिलेगा। तो यहां पे एग्जाम्प्ट आ जाएगा 2,730। समझा? हाँ, तो माइनस करो, कितना आ रहा है? बात समझ में आया? वापस एक बार क्लियर बोला है। एग्जाम कितना है? एग्जाम कितना है? जो भी वो रेंट पे कर रहा है उसमें 10% सैलरी का निकालो। तो भाई रेंट पे कर रहा है 5,950, उसमें 10% पगार कितना आ रहा है? 3,220। इसमें माइनस को, तो उसने एक्स्ट्रा कितना भरा? 2,730 एक्स्ट्रा भरा है। इन शॉर्ट जो एक्स्ट्रा भरा है वही एग्जाम्पशन क्लेम होगा। तो हाउस रेंट अलावेंस मैक्सिमम डिडक्शन 10% ऑफ द सैलरी होता है। आपने 10% इतना भर दिया, तो उसके ऊपर जितना आया उसका एग्जाम्पशन मैंने दे दिया आपको। क्लियर हुआ क्या? पक्का पॉइंट क्लियर हुआ है? 100% क्लियर है? पक्का क्या? और एक बार और देखो, रेंट पेड क्या है? तो रेंट बंदे को, बॉस कितना दे रहा है उसको? 600 रुपया दे रहा है। उसका जो एम्प्लॉयर है वो कितना दे रहा है? 600, मतलब उसको 4,200 मिल रहा है, बराबर। वो इसका इनकम है, लेकिन वो खर्चा 850 रुपया कर रहा है, तो उसके लिए कोई भी इनकम नहीं, जीरो, क्योंकि 600 मिल रहा है, 850 जा रहा है, एक्स्ट्रा 250 रुपया जा रहा है ना। बट गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? तुम्हारा क्या जा रहा है वो पहला मेरे को बताओ। तो भाई मेरा जा रहा है 5,950। ठीक है,
तेरा 10% सैलरी का निकाल, कितना आ रहा है भाई? 10% मेरे सैलरी का आ रहा है 7 महीने का 3220। ठीक है, जो भी तू पे करा उसमें से तेरा 10% निकाल भाई, 10% निकाल दी तो मतलब तेरे को इतना भरना चाहिए था, तू इतना भरा, मतलब तू एक्स्ट्रा इतना भर रहा है ना, तो जो तू एक्स्ट्रा भर रहा है वो मेरे तरफ से डिडक्शन तेरे को, तो मेरे तरफ से डिडक्शन कितना है 2730 माइनस कर दे, बच गया। उसके बाद टैक्स भर। अंडरस्टूड? यस और नो? पक्का? 100%? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है 10%। एंटरटेनमेंट अलाउंस ₹600 पर मंथ अप टू 31 मार्च 2003। इट वॉज 1200 पर ईयर। 1200 रुपया पर ईयर का था, बराबर है। साल भर का 1200 तो एक महीने का 100। एंटरटेनमेंट अलाउंस तो इनकम ही है। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना आएगा? 100 रुपीज इंटू 7 मंथ, 700। अरे बराबर 600 रुपया पर मंथ था, ऐसा ही कुछ बोला ना उसने। अप टू 31 मार्च 2003 इट वॉज 1200 पर मंथ, ऐसा ही है ना, ज्वाइंट ही है ना, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। ₹600 per month up to 31st March 2003. It was 1200 per year. 1200 गड़बड़ लग रहा है। 600 पहले दे रहे थे, अभी 100 देंगे ये लोग। क्वेश्चन में करेक्शन हो सकता है जहां तक मुझे लग रहा है। मैं 600 रुपए का कैलकुलेशन ले रहा हूं क्योंकि 1200 रुपये से 100 रुपए महीने का आ रहा है, तो इसका मतलब मैं यहां पे सिर्फ अजम्पशन बेसिस पे कर रहा हूं कि क्वेश्चन में क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है, इसके वजह से 6 7 42। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को टाइपिंग या तो कुछ तो मिस्टेक लग ही रहा है। क्या क्या बराबर है? हाँ मैं बोल रहा हूँ टाइपिंग का नहीं, क्वेश्चन में मिस्टेक बोल रहा हूं मैं, टाइपिंग का प्रॉब्लम नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले 600 रुपया अगर उसको मिल रहा था मार्च 2000 तक, तो क्या अभी 100 रुपया ही मिलेगा क्या पवार? पॉसिबल तो नहीं है। 1200 पर ईयर बोला है, मतलब हर महीने का 100 रुपया है, तो 100 रुपया है तो इस साल मेरे को कितना मिलने वाला है? अगर 100 रुपया तो 700 रुपया ही आने वाला है। तो पहले 600 था, अभी 100 हो गया, तो थोड़ा सा फिशी लग रहा है मेरे को, बाकी प्रॉब्लम नहीं है। आप 100 इंटू 7 700 लिखो, ये अजम्पशन बेसिस पे कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने 600 का ही कैलकुलेशन किया है। हो सकता है भाई कुछ और करेक्शन होगा तो मैं टेक्स्ट बुक चेक करूंगा तो बता दूंगा। ओके, पक्का डन? यहां तक मैंने 600 का कैलकुलेशन लिया है, और डिफर होगा आंसर मे बी, बिकॉज अगर कुछ चेंजेस होगा तो। आगे बढ़ता हूं, आगे क्या है देख लो। रीपेमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज 10% ऑफ सैलरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने स्टार्ट तो किया नहीं था बट इस सब में आ गया, तो खाली एक रफ रिवीजन जैसा एक्सप्लेन कर देता हूं, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर तो अपन सम करने वाले। प्रोविडेंट फंड में 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें आप कॉन्ट्रो करते हो, इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, और इसमें आप लमसम अमाउंट निकालते हो। 3 चीजें आज सिर्फ कॉन्ट्रो के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूं, अभी सिर्फ इसके ऊपर, बाकी पूरा अपन नेक्स्ट लेक्चर पर पूरा जैसे चार्ट ग्रेचुटी का किया था वैसा करने वाले। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर स्टैट्यूटरी आया तो पिछले लेक्चर में बताया था, स्टैट्यूटरी का मतलब गवर्नमेंट होता है, और गवर्नमेंट का सब चीज एग्जाम्प्ट होता है। क्लियर है क्या? पक्का? चलिए, तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट होगा, टैक्स भरने की जरूरत नहीं है पवार। क्लियर? उसके बाद है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में गवर्नमेंट की तरफ से अप टू 12% कंट्रीब्यूशन अलाउड है। आपका बॉस आपके लिए 12% तक कंट्रीब्यूट करता है, तो वो जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है उस पर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। 12% तक अलाउड है। इस बंदे ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? 10%। देखो लिखा है वहां पे 10% कंट्रीब्यूट किया, मतलब वो तो मेरे लिए एग्जाम्प्ट होगा। एग्जाम्प्ट होगा तो टैक्स भरने की जरूरत है क्या? नहीं। बात समझा क्या? क्लियर? अप टू 12% कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इज अलाउड, अबाउ दैट इज नॉट अलाउड। ओके, इस बंदे ने 10% कंट्रीब्यूट किया मेरे सैलरी का, तो मुझे तो एग्जाम्प्ट है, टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? डिटरमाइन हिज टैक्सेबल अमाउंट ऑफ सैलरी ऑफ आर फॉर, मतलब
इतना तो उसको कंपनी से मिला। अब आ जाते फर्स्ट लाइन के ऊपर। फर्स्ट लाइन पे क्लियरली बोला है उसको रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेच्युटी का अमाउंट मिल रहा है। ग्रेच्युटी कितना मिल रहा है? 7। अब इसके अंदर एग्जम्प्ट मिलेगा, एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10). अब ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे होगा? क्या ये कवर्ड है कि नॉट कवर्ड है? कुछ नहीं बोला है, मतलब नॉट कवर्ड। और नॉट कवर्ड में 3 कैलकुलेशन। पहला तो है एक्चुअल रिसीव्ड 60,000, दूसरा है नोटिफाइड अमाउंट कितना 20 लाख बराबर, और तीसरा है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, दैट इज हाफ इनटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। याद आया? तो जरा इधर कंट्रीब्यूट करेंगे। हाफ इंटू 10 महीने का एवरेज सैलरी जो मैंने आपको बताया था, इधर आएगा 4,200 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस 18 साल 8 महीना, ऐसा ही दिया ना भाई, इट इज 18। कैलकुलेटर नाम का प्राणी आप लोग के पास है, बट 37,000 1 2 3 कम कौन सा है? तो भाई इधर डिडक्शन आएगा 37,800। बात समझा? माइनस कर दो कितना, समझ में आ गया? डन, ग्रेच्युटी क्लियर। आपको दिमाग में एक चीज स्ट्राइक होना चाहिए था, यहां पे जब मैंने 18 लिखा ना, तब पिछले सम में था 36 ईयर 7 मंथ्स, सॉरी 35 ईयर 7 मंथ्स था, मैंने इसे लिखा था 36। अभी है 18 ईयर्स 8 मंथ, फिर भी मैंने लिखा है 18। फर्क समझो, यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स और वहां पे कंप्लीटेड ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स में ईयर्स काउंट किया जाएगा, आपके मंथ्स नहीं। 5 से 6 से बड़ा भी रहेगा ना तो भी ईयर्स ही लिया जाएगा, लेकिन कंप्लीटेड ईयर्स में 6 महीने से ज्यादा हो गया तो इसे राउंड ऑफ कर देते हो। डिफरेंस समझ में आया? कंप्लीटेड ईयर्स में 6 महीने से ज्यादा हो गया तो राउंड ऑफ कर दो। नंबर ऑफ ईयर्स में ईयर काउंट करना है, 6 महीना 7 महीना 8 महीना नहीं। फर्क ये है। मैंने पिछले टाइम जब ग्रेच्युटी करवाया था तब बोला था मैंने। क्लियर? समझ में आया? याद रहेगा। नंबर एंड कंप्लीट। कंप्लीट में 6 महीने उसके ऊपर चला गया, राउंड ऑफ कर दो। ईयर्स में सिर्फ ईयर लिया जाएगा, मंथ्स नहीं लिया जाएगा। ओके, चलिए भाई, ग्रेच्युटी हो गया। इस बंदे को पेंशन मिल रहा है एंड इधर पेंशन का ही कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान दो, रिटायर हुआ कभी रिटायर हुआ 31 अक्टूबर को। चैताली 31 अक्टूबर को रिटायर होता, नवंबर से उसका पेंशन चालू हो जाएगा। नवंबर में पेंशन कितना मिलेगा? 1000, दिसंबर में 1000, जैन में 1000, फेब में 1000, मार्च में 1000। नॉर्मल है सर। और कंप्यूट अगर नहीं करेगा तो इसे अनकम्प्यूटेड पेंशन कहते, पूरा का पूरा टैक्सेबल है। बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन में दिया क्या है? ही ऑल्सो रिसीव अ पेंशन ऑफ 1000 पर मंथ, बट on December 1st 2021 he get 70% of his pension commuted। जरा ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ? कम्यूट किया है हर्ष उसने पेंशन, कभी उसने कम्यूट किया है 1 दिसंबर, लेकिन पूरा नहीं। कितना कम्यूट किया है? सिर्फ 70%। मतलब 30% अभी भी अनकम्यूटेड है। ये तो कम्यूट हो गया। क्या ये कम्यूट हुआ था क्या? नहीं, ये अनकम्यूटेड है। इसमें 30% अनकम्यूटेड, इधर 30%, इधर 30%, इधर 30%। क्या है? अनकम्यूटेड। और अनकम्यूटेड पेंशन पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। तो अनकम्यूटेड पेंशन पहले मैं लिख लेता हूं। अनकम्यूटेड पेंशन कितना? पहले मंथ में 1000, उसके बाद 300 300 300 300। 1000 का 30% 300 ना, वो अनकम्यूटेड है। तो यहां पे पेंशन कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 1 प्लस 300 इंटू 1 2 3 4, 1200 प्लस 1000, 1200 प्लस 1000 2200। ये हो गया अनकम्यूटेड पेंशन।
बात समझा? अब आ जाता हूं कम्यूटेड पेंशन पे। कम्यूटेड पेंशन है 35,000। 35,000 देखो लिखा उसने 70% पेंशन कम्यूट किया फॉर 35,000। कम्यूटेड पेंशन कितना है? 35। इन शॉर्ट मैंने 35,000 का लोन लिया है और बोला है मेरा जो भी पेंशन आएगा उसमें 70% माइनस करते जाओ, मतलब 700 कट करते जाओ। कब तक? जब तक 35,000 कवर नहीं होता है तब तक। बात समझा? बट गवर्नमेंट कहता है जब आप कम्यूटेड पेंशन में डील करते हो तो हम आपको क्या देंगे? एग्जम्पशन देंगे। एग्जाम अंडर सेक्शन 1010A। इसमें 4 कैलकुलेशन है। पहला कैलकुलेशन है क्या? एक्चुअल रिसीव्ड। 4 नहीं, इसमें एक ही कैलकुलेशन है, एक्चुअल रिसीव्ड माइनस ग्रेच्युटी रिसीव क्या नॉट रिसीव्ड। तो भैया ग्रेच्युटी तो रिसीव हो रहा है, तो माइनस 1/3 ऑफ 100% पेंशन। याद आया? इसमें एक ही चीज माइनस होगा, 1/3 ऑफ 100% पेंशन। मैंने 70% कम्यूट किया है जिसका अमाउंट है 35,000, तो 100% उसका कितना अमाउंट आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आएगा 50,000। देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 50,000 आएगा। इसका कितना वैल्यू लेने का है? 1/3 ले लो। 1/3 कितना आ रहा है? 50,000 का 1/3 वैल्यू 67 कर दो, तो मुझे इधर डिडक्शन कितना मिलेगा? 16,667। समझ में आ गया? उसके बाद और कुछ है क्या? देख लो जरा। उसके बाद ही रिसीव द फॉलोइंग इनवॉइस, वो तो हमने कर दिया, मतलब डन। टोटल ले लो 1 2 3 4 5 6 अमाउंट, इसे हम कहेंगे GTS, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। 32,200, 1470, 4,200, 22,200, 2,200, 80,603 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। कौन सा डिडक्शन? तो पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, बराबर है। उसके अलावा प्रोफेशन टैक्स है क्या? नहीं, मतलब एक ही डिडक्शन है। कितना? एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट मिला तो है बट डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। बेसिक क्लियर हुआ अभी? पक्का? तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।